नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है सिर्फ औरत की संतान। अभी बहुत थोड़ा ही वक्त हुआ था मेरी इस मानसिक अस्पताल में पोस्टिंग हुए। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जॉब करने के बाद यह मेरी पहली सरकारी नियुक्ति थी। घर पर सब थोड़े चिंतित भी थे। अंदर तो मैं भी कहीं असहज थी, पर ऊपर से बाकी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे समय नकली मुस्कुराहट ओढ़े ओढ़े घर से विदा लेकर मैंने यहीं के कैंपस में बने डॉक्टर्स क्वार्टर में शिफ्ट किया था। दिन बस गुजर ही रहे थे। हॉस्पिटल की हालत भी दयनीय थी और मेरा क्वार्टर भी वैसा ही टूटा फूटा था जैसे कि मेरे मरीज। बस एक ही बात अच्छी थी, मेरा काम करने वाली रोगिणी निशा। अब वैसे उसे रोगिणी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वह पूर्णतया स्वस्थ हो चुकी थी, पर उसे घर से कोई लेने नहीं आया था, जैसा कि अधिकांश रोगिणियों के साथ होता था। जब तक ये स्वस्थ होती, इनके घर के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके होते थे। या तो इन्हें महिला सुधार गृहों या इस तरह की अन्य संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया जाता था। कुछ अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगती थी। निशा का स्वभाव व कार्यकुशलता दोनों से ही सारा अस्पताल प्रभावित था और अधीक्षक की परमिशन से पहली वाली महिला चिकित्सक ने उसे अपने घर पर रख लिया था। वह भी मेरी ही तरह अकेली थी। निशा घर के साथ साथ डेली वेजेस पर कभी कभी अस्पताल में काम कर अपने लायक कमा ही लेती थी। वैसे उसका खर्चा ही क्या था। अस्पताल से मिली किनारे वाली साड़ियों को भी वह इस सुघड़ता से पहनती कि सारा दिन काम करने के बाद भी जैसे सलवटों का निशान भी उन पर नहीं आता। घर की देखरेख का सलीका भी उसका बिल्कुल ऐसा ही था। टूटे फूटे प्लास्टर और उखड़े फर्श वाले क्वार्टर को भी उसने अपनी निपुणता से काफ़ी कुछ रहने लायक बना दिया था। एक ही बात थी जो कभी कभी बेहद असहनीय लगने लगती थी। जब जब भी विजय घर पर आता, निशा एकदम चौकन्नी हो जाती। वह किसी न किसी बहाने क्वार्टर पर ही बनी रहती, नए नए काम निकाल लेती, आगे से पीछे चक्कर लगाती रहती। मेरी मायूसी, विजय की खींच सबको पता नहीं, समझ नहीं पाती या देखकर अनदेखा करती। पर आज मैं बेहद अच्छे मूड में थी। कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थी। निशा भी अपने हाथ का काम लिए मेरे पास आ बैठी। हाथ उसके जरूर सब्जी काट रहे थे, पर होठ जैसे लगातार कुछ बोलने को उत्सुक लगते थे। मैंने 2-3 बार किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा भी, पर उसने नजरें झुका ली। पता नहीं क्या बात है, होगी कोई। मैं अपनी शाम को खराब नहीं करना चाहती थी। आज शनिवार था और अक्सर ही शनिवार की शाम विजय आ जाता था। दीदी जी क्या पढ़ रही हैं? बड़ी देर बाद निशा ने मुंह खोला। क्यों, क्या करेगी जानकर? मैंने उसके प्रश्न सा ही जवाब दिया। कुछ नहीं, वैसे ही दीदी। वैसे भी किताबों में तो किताबी बातें लिखी होती है ना, पर असली पाठ तो हमें जिंदगी की ठोकरें ही पढ़ाती है। अच्छा दादी माँ, मैंने भी किताब बंद कर उसकी ओर मुड़ते हुए पूछा। तुझे क्या पढ़ाया है जिंदगी ने? दीदी जी, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? छोटे मुंह बड़ी बात है। पर आप क्या नहीं जानती, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं। लकड़ी और घी साथ साथ हों तो आग लगने का डर तो रहता ही है ना दीदी। ओह, तो यह कहने के लिए इतनी देर से भूमिका बन रही थी। अपने संदर्भ में मुझे उसकी कही यह बात बेहद अखर गई। लगा उसे डांटूं, शायद मैंने ही उसे बहुत छूट दे रखी है, पर अपने आप को मैंने जब्त कर लिया। फिर भी मैं जानती थी मेरे चेहरे पर नाराजगी के भाव जरूर झलक उठे थे, पर इन सब से अनभिज्ञ अपने ही रो में जैसे कहती ही जा रही थी। दीदी जी, यह आग ऐसी है जिसमें औरत का सब कुछ जलकर राख हो जाता है और मर्द के शरीर पर एक छाला तक नहीं आता। आप डॉक्टर हैं तो क्या दीदी, हैं तो औरत ही ना। मुझे लगा चिल्ला पड़ूं उस पर। क्या नाप शनाप बक रही है? पर न जाने क्यों विजय की सुर्ख होती आंखें और गीला होता अपना आप याद आते ही जैसे मेरे होठों पर चुप्पी आकर चुपचाप बैठ गई। मैं उठी और उठकर बाहर के कमरे में अपनी किताब पढ़ने लगी। निशा ने क्या कह दिया था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। मेरा आक्रोश बढ़ता और एकाएक बोना हो जाता। निशा ने 2 बार चाय के लिए पूछा। फिर जब खाने के लिए भी मैंने मना कर दिया
तो उससे रहा नहीं गया। चुपचाप आकर पहले तो दीवान के पास बैठ गई, फिर कुछ देर बाद रुंधी सी आवाज़ में खुद ही बोल पड़ी, दीदी जी, आप हमसे नाराज़ हैं, ठीक भी है, हमने अपनी औकात से बढ़कर बात कह दी, हमें माफ़ करें दीदी, पर खाना तो खा लें, खाने से क्या नाराज़ी है। टन 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 टन। अच्छा जा, ठीक है, देख बाहर कौन आया है। विजय बाबू हैं, बाहर से ही कहकर निशा शायद अस्पताल की ओर निकल गई। विजय अंदर आया तो जैसे अतिरिक्त उल्लास से भरा था। उसके महकते शरीर की खुशबू, उसकी नज़दीकियां जैसे मुझे पागल बना रहे थे। ओह, आज तो आपका चौकीदार घर छोड़कर चला गया, लगता है चोर की नीयत पर भरोसा हो गया उसे। विजय जब तक मुझे निशा के आसपास बने रहने का उल्हाना दिया करता था। विजय को देखते ही जैसे मेरा सारा बिगड़ा मूड ठीक हो गया था। दरवाज़ा बंद कर दूं? क्यों? मैंने कमज़ोर शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई थी। अरे भाई, मच्छर अंदर आ जाएंगे और फिर हमारी खूबसूरत मल्लिका का खून चूसेंगे। चूसेंगे शब्द पर उसने अतिरिक्त जोड़ दिया था। मेरे कानों के पोर दहकने लगे थे। मेरी आपत्तियों और इनकार का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। उसके क्या, शायद मेरे लिए भी नहीं था। और फिर वह सब हुआ जिसके होने का हम दोनों को इंतज़ार था। सिर्फ विजय को कहूँ तो यह गलत होगा। फिर हम दोनों ही बाहर निकल गए। मेरा भी आफ था। रात को देर से लौटी तो देखा निशा सो चुकी है। किचन में सारा खाना यूं ही ढका रखा था। निशा कुछ चुप चुप सी हो गई थी। मैंने भी सोचा, ठीक है, नौकर को नौकर की तरह ही रखना चाहिए, ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं। वैसे भी मेरे जीवन का यह नया दौर था। मैं अपने आप को बेहद हल्का महसूस करती। अपना आप उड़ता सा लगता। अस्पताल, रोगी, क्वार्टर, कुछ भी अब इतना बुरा नहीं लगता था। घर की याद भी कम ही आती। जैसा कि हमारे समाज में आम है, आस पड़ोस के क्वार्टरों में, अस्पताल में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मैं इस सब की खबर होते हुए भी जैसे बेखबर रहती। मुझे तो बस एक ही बात का इंतज़ार था, विजय कब कहेगा हमें विवाह करना है। उसके घर वालों से मिलवाएगा, मेरे घर वालों के बारे में पूछेगा। पर वह तो बिल्कुल उसी भंवरे सा व्यवहार करता जो जोश में गुनगुनाता आता, मधुपान करता और शिथिल फूल को अपने ढेरों प्रश्नों के साथ छोड़कर चल देता। जब प्रश्नों की कतार बहुत लंबी हो गई तो मैंने सोचा मैं ही शुरू करूं। आखिर परीक्षा पास करनी है तो प्रश्नों को तो हल करना ही होगा। मैंने ही रखा फिर वह प्रश्न, विजय, शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? शादी? किसकी शादी? विजय, प्लीज़ मजाक मत करो, हमारी शादी और किसकी? जया, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? फिर इतनी नज़दीकियों का क्या मतलब? क्यों नज़दीकियों के मतलब हुआ करते हैं? विजय, तुम्हारी नज़रों में आखिर हमारे संबंधों का नाम क्या है? ओ, संबंधों को नाम देने की ज़रूरत क्या है? लेट्स इंजॉय यार। या तुम भी क्या दकियानूसी अनपढ़ लड़कियों से बात करती हो? और फिर तुम तो एक डॉक्टर हो, मनुष्य के शारीरिक समीकरणों को अच्छी तरह समझती हो। जो कुछ भी हमारे बीच रहा है, क्या क्या तुमने उसे एंजॉय नहीं किया? और देखो, झूठ मत बोलना। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ क्या, कुछ भी बोलूँगी ही नहीं। मेरे होठों पर जैसे ताला सा लग गया था। विजय उठा और उसने अपने सुलगते होठ मेरे होठों पर रख दिए। आज मेरे होठ जैसे बिल्कुल सर्द थे, मेरी मर चुकी भावनाओं और जज्बातों की तरह ठंडे। पता नहीं मुझे अपनी गर्मी में मेरी इस लाश बन गई देह की ठंडक को महसूस कर पा रहा था या नहीं, पर मेरे अंदर एक अजीब सा निर्णय जन्म ले रहा था, जैसे लाश को बाहर से नहीं, अंदर से जलाया जा रहा हो। मैंने सारा विरोध अपनी कसकर भींची हुई मुट्ठी में बंद कर रखा था। मैं जानती थी अब जब ये मुट्ठियाँ खुलेंगी, इसमें एक नई इबारत होगी। कुछ दिनों बाद मैंने जान लिया, मेरा वह विद्रोह मेरी बंद मुट्ठियों से सरक कर मेरे गर्भ में आ गया है। एक सुबह के करते देख निशा चौकी और उसकी पनीली आंखें जैसे मुझसे कोई प्रश्न पूछने को उत्सुक हो गई, पर जैसे
उसने अपने आप को जब्त कर लिया। वह जान गई थी वह नौकर है और उसने उसी तरह रहना सीख लिया था। विजय का आना कम हो गया था, शायद कोई नया फूल मिल गया हो, पर फिर भी कभी कभी आ जाता था। उस दिन आया तो निशा हमेशा की तरह बाहर जाने लगी थी। मैंने ही आवाज़ देकर उसे अंदर आने के लिए कहा। क्यों, क्या बात है? आज मूड कुछ खराब है मैडम? नहीं, बहुत अच्छा है। एक खुशखबर है तुम्हें सुनाने के लिए। विजय सकपका सा गया, शायद मेरे बोलने के अंदाज से। मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर वही बात। विजय की झुंझलाहट देखने काबिल थी। तुम तो खुद डॉक्टर हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। डॉक्टर नहीं भी होती तो क्या मुश्किल होती? बच्चे को जन्म तो हर औरत देती है। देखो, तुम सब औरतें घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाती हो, शादी शादी। अगर तुम समझती हो कि इस तरह तुम मुझे शादी के लिए राजी कर सकोगी तो ये तुम्हारी भूल है। जया, जया देखो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। विजय, विजय अब एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारे जैसे पुरुष से और शादी? अब तुम मेरे पाँव पर गिरकर नाक भी रगड़ो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुमने मेरे मन में पुरुष जाति की ऐसी इमेज बना दी है कि तुमसे क्या, मैं तो किसी भी पुरुष से कभी भी शादी नहीं करूँगी। मेरी आवाज़ की स्थिरता ने जैसे विजय को बेहद डरा दिया। उस लंबे चौड़े आदमी के चेहरे पर उस समय जो भाव थे, मेरे मन में संतोष और वितृष्णा जैसे भाव जगा रहे थे। लगभग रिरियाते हुए स्वर में बोला, तो फिर आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? जया, तुम इतना नीचे गिर। विजय, मैं जानती थी तुम इससे अधिक कुछ सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें धक्के देकर इस घर से, इस जीवन से बाहर निकालना। जानते हो, जैसे मादा मधुमक्खी नर मधुमक्खी को निकालती है। तुम तो जूलॉजी के विद्यार्थी रहे हो, जानते होगे। जैसे ही रानी मधुमक्खी को पता चलता है वह गर्भवती है, वो और उसकी मजदूर साथी नर मधुमक्खी को उठाकर अपने छत्ते से बाहर फेंक देते हैं। वो उनके लिए नाकारा हो जाता है, नाकारा। तुम भी मेरे लिए। अरे निशा, सुनो, बाहर आओ। हद प्रभसा विजय खुद ही बाहर चला गया था। मैं जैसे निढाल होकर वहीं सोफे पर बैठ गई। निशा पानी का गिलास ली खड़ी थी। अभी भी जाने कितने प्रश्न उसकी आंखों में तैर रहे थे। पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर मैंने पास ही रखी तिपाई पर रख दिया। निशा उसे उठाने के लिए बढ़ी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा लिया। निशा, तुमने कभी कहा नहीं, पर मैंने पुराने रिकॉर्ड से निकाल कर तुम्हारी फाइल पढ़ी थी और तभी मेरी समझ में आया था तुम क्यों मेरे लिए इतनी चिंतित रहती हो, क्यों विवाह के नाम से तुम्हें नफरत है। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में जिम्मेदार पुरुष या सच्चा प्यार करने वाले प्रेमी हैं ही नहीं, पर पता नहीं हमारी बदकिस्मती या गलती क्या कहें। तुम्हारी कच्ची उम्र में किसी ने तुम्हारी भावनाओं और शरीर के साथ खेलकर तुम्हें चकले, जेल और फिर पागल खाने तक पहुंचा दिया। उन्होंने हमें सिर्फ मादा समझा तो ठीक है, हम क्यों टूटे, क्यों बिखरे? हम भी उन्हें सिर्फ नर समझेंगे, रानी मधुमक्खी की तरह। हमारे जीवन में उनका कार्य समाप्त हो गया। मैंने तुम्हें इसीलिए तो आवाज़ दी थी। तुम उसे तो धक्के देकर अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पाई, पर मेरे साथ विजय को 2-4 धक्के दे लेती तो निशा का चेहरा आंसुओं से भरा था। उसे घर, परिवार, समाज सभी ने ठुकराया था, यहाँ तक कि उसे उसके बच्चे से भी दूर कर दिया था। निशा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैं जानती हूँ तुम देर रात तक उसकी याद में सिसकियाँ भरती हो। निशा, मैं उसे यहाँ लाऊंगी। नहीं दीदी जी। क्यों नहीं निशा? मैं पालूंगी उसे अपने इस बच्चे के साथ। क्या हुआ अगर वो तेरा एक नौकर का बच्चा है और ये मेरा? पर पगली तू क्या जानती नहीं कितनी बड़ी समानता है दोनों में। दोनों सिर्फ औरत के बच्चे हैं, सिर्फ औरत के। धन्यवाद।